देखो, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में हमें करना क्या होता है, यहाँ पे हम लिंक लिस्ट की मदद से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी में। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक एग्जाम्पल डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इसमें 5 नोड्स हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये ग्राफ जो है ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें जितने भी एजेस हैं, ये ए टू डी जो एज है, इसमें एक डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। हमें इस ग्राफ को लिंक लिस्ट की मदद से रिप्रेजेंट करना था। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल टाइप का बनाते हैं। एक साइड में जितने भी नोड या वर्टाइसेस हैं वो सारे लिख लिया, और उसके बगल में उसकी नेबर्स को लिखते हैं। नेबर्स मतलब उस पर्टिकुलर नोड का जितने भी एडजेसेंट नोड्स होंगे उनको लिखते हैं। जैसे पहले साइड में हम लोगों ने नोड लिखा है ए बी सी डी ई, ये 5 नोड्स थे हमारे पास। ए का नेबर कौन कौन सा है? अब ए का नेबर अगर हमें डायरेक्टेड ग्राफ में फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालते हैं, उस नोड से बाहर की ओर जाने वाले जितने भी एरो होंगे, जितने भी एजेस होंगे, वो जिस वर्टेक्स पे जा रहा होगा वो हमारा एडजेसेंट होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ ए को अगर हम कंसीडर करें, इस ए का एडजेसेंट नोड कौन कौन सा है? यहाँ से एक एज निकला डी की तरफ, दूसरा एज निकला सी की तरफ, और एक और एज निकला है बी की तरफ। तो ये बी, सी और डी, ये तीनों इस ए का एडजेसेंट हो जाएगा, जिसको हम नेबर्स भी बोलते हैं। तो हमने उनको लिख लिया, ए नोड के नेबर्स बी, सी और डी। ठीक है, सिमिलरली अब बी नोड के लिए देखें हम, बी नोड के नेबर को फाइंड आउट करना है। ये रहा हमारा बी नोड। इस बी नोड से बाहर की ओर निकलने वाले कितने एरोज हैं, कितने एजेस हैं, वो कंसीडर करते हैं। क्या ये वाला होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बी की तरफ आ रहा है, बल्कि हमें चाहिए बी के बाहर जाने वाला। तो ये वाला एज कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एज देखते हैं, एक बाहर निकलने वाला एज है, ये सिंपल अकेला। तो बी का एडजेसेंट नोड या फिर बी का नेबर कौन होगा? अकेला सी। तो हमने यहाँ पे बी के नेबर के साइड में सी लिख दिया। नेक्स्ट नोड के पास आते हैं। नेक्स्ट नोड है हमारे पास सी। इस सी का नेबर फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखो तो इस सी से बाहर की ओर जाने वाला एक भी एज नहीं है ना? तो इसका मतलब हुआ कि इस सी का कोई सा भी नेबर नहीं है, तो ये वाला ब्लैंक जाएगा। नेक्स्ट नोड है हमारे पास डी। डी के वर्टेक्स से बाहर की ओर जाने वाले एजेस को ढूंढना है। तो एक ये है, दूसरा ये वाला है। तो ये किस पे फॉल कर रहा है? सी पे और ई पे। तो डी का नेबर कौन होगा? सी और ई। सिमिलरली लास्ट में हम निकालेंगे नेबर ई नोड का। ई नोड की तरफ से बाहर की ओर जाने वाले एजेस एक अकेला ही है, और वो जा रहा है सी की तरफ, यानी ई का नेबर होगा सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ही जब मैं बता ही रहा हूं तो एक और बात बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं होता, ठीक है, एरो नहीं होते, अगर तब हमें एजेस निकालने होते, नेबर्स निकालने होते, तो क्या होता? ये डायरेक्शन नहीं है, इमेजिन करो। तो इस ए का नेबर होता बी सी डी, इस बी का नेबर होता ए और सी, इस सी का नेबर होता बी ए डी ई, डी का नेबर होता ए सी ई, और ई का नेबर होता है डी और सी। क्योंकि इस एग्जाम्पल में एरो दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है, तो हमें डायरेक्शन को कंसिडर करना है। अगर डायरेक्टेड ग्राफ नहीं होता तो उस वर्टेक्स से जितने भी दूसरे वर्टेक्स कनेक्टेड हैं वो सभी उसके नेबर होते। खैर, तो हमने क्या किया, ये लिस्ट तैयार कर ली, सभी नोड के नेबर्स को हमने यहाँ पे लिख रखा है। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन अगर हम ग्राफ का करते हैं तो हमें वहां पे एडजेसेंसी लिस्ट बनानी होती है। ध्यान देना दोनों वर्ड पे। कल हम लोगों ने एडजेसेंसी मैट्रिक्स पढ़ा था, आज हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट की बात करें, और ये वही एडजेसेंसी लिस्ट है। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, इसको रिप्रेजेंट करना है मेमोरी में। लिंक लिस्ट की मदद से रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम। तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास टोटल 2 लिस्ट होते हैं, 2 लिंक लिस्ट होते हैं। पहला लिस्ट का नाम है नोड लिस्ट, और दूसरे लिस्ट का नाम है एज लिस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वाला लिस्ट जो है फर्स्ट लिस्ट है, इसमें सारे वर्टाइसेस होते होंगे। ठीक है, और जो दूसरा नोड है, दूसरा लिस्ट है एज लिस्ट, इसमें सारे एजेस आते होंगे। ठीक है, ये दोनों मिलके हम
इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर यूज करें तब जाकर के हम किसी ग्राफ को लिंक लिस्ट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बारी बारी से हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि इन दोनों में है क्या। नोड लिस्ट की बात करें अगर हम, तो नोड लिस्ट में क्या होगा, हमारे पास जो नोड होंगे उसमें तीन चीजें होंगी। पहला तो उस वर्टेक्स का नाम, नोड का नाम, जैसे ए नोड, बी नोड, सी नोड। सेकंड फील्ड में आपको याद होगा लिंक लिस्ट में दो पार्ट होते हैं, एक इंफॉर्मेशन का, एक एड्रेस का। हम चाहे तो इस लिंक लिस्ट के नोड में तीन पार्ट या उससे ज्यादा भी पार्टीशन कर सकते हैं। वैसे ही इस यहाँ पे हम लोगों ने तीन पार्टीशन किया है। पहले वाले पार्टीशन में हम नोड लिख रहे हैं, जिस नोड पे अभी प्रेजेंटली हैं, जैसे ए बी सी डी। उसके बाद हम उस नोड के जितने भी एडजेसेंट नोड है जो अभी हमने टेबल पे निकाला था उन सभी को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नोड क्या है, और फिर हम उसके एडजेसेंट नोड लिखेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मान लो ए का एग्जांपल लेते हैं। इस डायग्राम में देखें, ए नोड के लिए बात करें हम, तो नोड लिस्ट हमसे ये कहता है कि हमें एक नोड बनाना होगा। उस नोड में टोटल 3 एंट्रीज आएंगी। पहला तो इस ए के लिए हम काम कर रहे हैं तो यहाँ ए तो रहेगा ही। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री हम करेंगे क्या कि इस ए के बाद जो दूसरा नोड है उसकी एंट्री करेंगे। तो दूसरे नोड कौन कौन से होते सकते हैं, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। ये तीनों ही क्यों होंगे, क्योंकि ए के एडजेसेंट बी, सी और डी ही है। तो हम इन तीनों में से किसी एक को इसके बाद एक्सेस करने वाले। तो मान लो हमने बी को एक्सेस किया तो बी यहाँ लिख दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ए के जितने एडजेसेंट नोड है उन सबको बारी बारी से लिखेंगे। तो जैसे एडजेसेंट नोड कौन सा है, बी है। उसके बाद एक और नोड बनेगा, उसमें आएगा सी। उसके बाद एक और नोड बनेगा, उसमें आएगा डी। अभी डायग्राम बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक एंट्री करनी है नोड लिस्ट में। जो नेक्स्ट है एज लिस्ट, ये देखो यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है मैंने। नोड विल कंटेन द नेम और की वैल्यू ऑफ द नोड। नेक्स्ट विल बी द पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट, and adjacent will be a pointer to the first element of the adjacency list of the node। एग्जाम्पल से देख लो, ये है उस ऊपर वाले एक डायग्राम का नोड रिप्रेजेंटेशन। हम एक स्टार्ट करेंगे। हमारे पास टोटल नोड कितने थे, 5, ए बी सी डी और ई। ये 5 नोड है, ए बी सी डी ई। नोड लिस्ट आपसे ये कहता है कि हमें पहले तो नोड का नाम लिखना है जिस नोड की हम बात कर रहे हैं, ए। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट नोड, ये एक पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर हमें बताता है कि इस नोड ए के बाद हम किस नोड को एक्सेस करने वाले। तो ए के बाद हम किसको एक्सेस करने वाले थे, बी नोड को। तो ये पॉइंटर इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, ये जो लिस्ट है लास्ट वाला वो क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि इस ए के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे आगे। फिलहाल मैं इस पोर्शन के बारे में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये एज लिस्ट है। ठीक है, जब एज लिस्ट अभी मैं थोड़ी देर से बताऊंगा तो फिर से इस एग्जांपल पे आएंगे। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ए के बाद हम बी पे जाने वाले, तो ये इसको कनेक्ट कर दिया। अब बी नोड के पास जब आओगे तो यहां हम लिखेंगे बी। ये वाला पॉइंटर क्या बताएगा, इस बी के बाद हम किस नोड पे जाने वाले। इस बी के बाद हम किस नोड पे जाने वाले थे, सी नोड के बाद। तो इसको कनेक्ट कर दिया सी से। ये एज लिस्ट है, एज लिस्ट को अभी रहने देते हैं। सी के बाद हमें किस पे जाना है, डी पे। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया डी से। सिमिलरली डी के बाद हमें किस पे जाना है, ई के पास। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया ई के पास। और ई के बाद सारे नोड खत्म हो गए तो यहाँ पे नल आएगा। तो ये जो एरो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये एरो आपको बता रहे हैं कि ये सारे नोड हैं। अभी प्रेजेंटली हम इस नोड पे हैं और इस नोड के बाद हम बीच वाले से जहाँ जो पॉइंटर है उस नोड पे जाने वाले हैं। ये तो था नोड लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग साइड वाली लिस्ट पे आ जाते हैं जिसको एज लिस्ट कह रहे हैं। पहले एज लिस्ट होता क्या है ये देख लेते हैं। अगर आप एज लिस्ट की बात करोगे तो एज लिस्ट भी एक लिंक लिस्ट ही है। अभी मैंने बताया कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लिस्ट चाहिए, एक नोड लिस्ट और एक एज लिस्ट। एज लिस्ट भी जो है वो एक लिंक लिस्ट के जैसा ही है और इसके नोड में 2 एंट्री होती है। पहला होता है डेस्टिनेशन और दूसरा होता है लिंक। ठीक है, डेस्टिनेशन और लिंक। अब ऊपर वाले डायग्राम में आ जाओ।
इस डायग्राम को फिर से देखते हैं। हम लोग स्टार्ट किए, सबसे पहले ए नोड के पास एक इस यहाँ पे लिख दिया ए के बाद हमें किस नोड को एक्सेस करना है, वो पॉइंटर से कनेक्ट कर दिया, वो नोड था बी, हमने बी वाले नोड से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है इसके सारे एडजेसेंट नोड, तो इसके सारे एडजेसेंट नोड के लिए करना है, तो ये क्लिक किया एज लिस्ट की ओर, ये कनेक्शन एज लिस्ट के पास जाएगा। आपको याद हो अगर तो ए के टोटल कितने एडजेसेंट नोड थे, 3 एडजेसेंट नोड थे, तो उस केस में यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 एंट्रीज आएंगी। ये रहा पहला एज, ये रहा दूसरा एज, और ये रहा तीसरा एज। ठीक है, ये एडजेसेंट के लिए था। अब देखो ये जो एज है उसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से थे, बी, सी और डी, तो हमें इसे कनेक्ट करना होगा बी नोड से, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया बी नोड से। दूसरा क्या था, सी, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया सी नोड से। और तीसरा कौन सा था, डी, तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे डी नोड से। ठीक है, आ रहा है समझ में। सिमिलरली बी नोड के लिए अगर आप देखोगे, बी नोड के लिए अगर आप देखते हो तो बी के कितने एडजेसेंट थे, सिर्फ एक अकेला। आप ऊपर लिस्ट में देखो, बी का एडजेसेंट के कौन है, सिर्फ सी नोड है। तो बी के एडजेसेंट के लिए हम क्या करेंगे, आप देखो ये नोड लिस्ट में देखोगे तो बी को अभी एक्सेस कर रहे हैं, बी के बाद हमें किस पे जाना है, सी पे, तो इसको कनेक्ट कर दिया सी से। इसके एज को कनेक्ट करना है तो ये कनेक्शन आएगा यहाँ पे, और ये वाला जो एज है ये किसको कनेक्ट करेगा, सी को कनेक्ट करेगा। क्यों करेगा सी को, क्योंकि बी का एडजेसेंट सी था। और इसी तरह से हमें बाकी सारे डायग्राम भी बनाने हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। ये देखो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मेमोरी की एड्रेस है 1 2 3 4 अप टू 10, हमने मेमोरी एड्रेस कर दिया। ये वाला पोर्शन हमें नोड लिस्ट के लिए है, और ये वाला पोर्शन हमारे एज लिस्ट के लिए है। हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 4 एड्रेस से। 4 पे जब आप जाओगे तो आपको पहले मिलेगा नोड कौन सा, ए नोड के बाद हमें नेक्स्ट नोड कहाँ मिलेगा, नंबर 7 पे। तो आप 7 पे देखो तो क्या स्टोर्ड है, बी नोड स्टोर्ड है। तो ऊपर जो डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग भी ये सही जा रहा है। इस ए के सारे एडजेसेंट नोड मुझे फाइंड आउट करने हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा एड्रेस नंबर 3 के लिए। अब ध्यान ये देना कि ये जो 3 है वो ये वाला 3 नहीं है, बल्कि ये 3 एज लिस्ट वाले 3 के लिए है। तो हम यहां से जाएंगे 3 नंबर एज लिस्ट में। जब आप 3 पे जाओगे तो यहाँ पे 2 फील्ड हैं, डेस्टिनेशन और लिंक। डेस्टिनेशन क्या मिला, 7। अब यहाँ पे जो ये 7 लिखा है वो इसका वाला 7 नहीं है, बल्कि ये 7 लिखा है इसका। और मैंने बगल में यहाँ पे लिख भी दिया कि ये 7 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा पहला एडजेसेंट नोड मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट एडजेसेंट नोड है वो कौन सा है, 10 नंबर पे स्टोर है। अब ध्यान देना, ये 10 इसका 10 नहीं है, बल्कि ये 10 इसका 10 है। आप 10 पे आओगे तो आपको जाना होगा 2 नंबर पे। ये 2 किसका होता है, ये वाला फील्ड नोड लिस्ट के लिए होता है। ये 2 कहाँ है, ये, तो आपको कौन सी लिस्ट मिले, सी। उसके बाद जो एडजेसेंट है वो कहाँ है, 4 नंबर पे। आप जब 4 पे आओगे तो आपको मिलेगा 9। ये 9 किसका है, इसका। इस साइड आओगे तो यहाँ पे हमें मिला डी, यानी हमने अल्टीमेटली बी, सी और डी तीनों फाइंड आउट कर लिया। अब जब आप डी पे जाओगे उसके बाद लिंक पोर्शन फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पे मिलेगा आपको 0। 0 का मतलब इसके सारे एडजेसेंट नोड फाइंड आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले नोड जो था ए, हमने उसके सारे एडजेसेंट नोड फाइंड आउट कर लिए। अब आ जाते हैं ए के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन था, कहाँ था, 7 पे। 7 पे आपको मिला बी नोड। अब हम बी नोड और बी के बाद के नोड और बी के सारे एडजेसेंट नोड फाइंड आउट करेंगे। बी के बाद कौन सा नोड आएगा, 2 नंबर पे। 2 नंबर पे आप जाओगे तो यहाँ मिलेगा आपको सी। ठीक है, बी के बाद जो नोड हमें एक्सेस करना है वो सी नोड करना है। फिलहाल हम बी फोकस करते हैं। बी नोड के अगर एडजेसेंट आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ एड्रेस लिखा है 6। आप जब इस 6 से जाओगे एज लिस्ट में तो यहाँ आपको एक एड्रेस मिलेगा। वो एड्रेस किसका है, इस साइड का, 2 पे मिला सी। तो आपको याद अगर है तो बी के जो एडजेसेंट नोड थे वो थे सी। एक अकेला ही एज नोड था,
उसके बाद अगर मुझे एडजेसेंट ढूंढना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है 0, इसका मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एडजेसेंट नोड था। आगे देख लेते हैं, एक और लास्ट देख लेते हैं। बी के बाद जो नोड आने वाला था वो हमने यहाँ से देख लिया था 2, 2 यानी सी। सी के बाद हम किस नोड को एक्सेस करेंगे? वो हेलो सी। हेलो सर, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ना सर, समझने में तकलीफ हो रही है। अच्छा चलो ठीक है। सी नोड के बाद जो है वो कौन सा नोड आने वाला था? वो हमें मिलेगा यहाँ पे 9 नंबर। 9 नंबर पे आप देखोगे तो 9 नंबर पे क्या स्टोर्ड है? डी। यानी सी नोड के बाद हम डी नोड को एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है इस सी नोड के जितने भी एडजेसेंट नोड हैं उन सभी को। तो मैं जब यहाँ पे देखता हूँ एडजेसेंट वाले कॉलम के नीचे, तो यहाँ नोड नहीं है। ठीक है, अब देखो सी के बाद हमें किस पे जाना था? 9 नंबर पे। 9 नंबर पे आप देखोगे तो कौन सा है? डी। अब इस डी को देखते हैं। हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली बात तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो प्रेजेंटली नोड अभी हम जिस पे हैं, जैसे अभी डी पे हैं, तो इस नोड के बाद हम किस नोड पे जाने वाले? ठीक है, इसके बाद हम किस नोड पे जाने वाले हैं उसका एड्रेस यहाँ लिखा रहता है। यहाँ क्या लिखा है? 6। आप 6 नंबर पे जाओगे तो देखोगे ई, यानी डी के बाद मुझे ई को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी चीज हम फाइंड आउट करते हैं वो है कि प्रेजेंटली जिस नोड पे हैं हम, यानी डी नोड पे, इस नोड के कितने एडजेसेंट नोड हैं। तो इस नोड के, डी नोड के जो भी एडजेसेंट नोड है उनका एड्रेस मुझे यहाँ लिखना होता है, स्टार्टिंग एड्रेस। तो मैं 1 नोड पे गया, ये 1 जो है वो एज लिस्ट वाले एड्रेस के लिए है, तो मैं यहाँ से 1 पे जाऊंगा। मैं आ गया वहां 1 पे। 1 पे मुझे दो चीजें मिलेगी, एक डेस्टिनेशन मिलेगा, एक लिंक मिलेगा। डेस्टिनेशन इन द सेंस कि पहला एडजेसेंट नोड ये है, उसके बाद लिंक वाला मतलब इस नोड के बाद जो दूसरा लिंक मिलेगा आपको, दूसरा नोड जो एडजेसेंट नोड मिलेगा वो इस वाले एड्रेस पे मिलने वाला है। आप 1 पे जब गए तो आपको यहाँ डेस्टिनेशन पे मिला 2। ये 2 आपसे ये कहता है कि नोड लिस्ट में, ये नोड लिस्ट है, इस नोड लिस्ट के 2 नंबर पे जाओ आप। तो 2 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है? सी। यानी अल्टीमेटली हमें ये पता चला कि डी नोड का एडजेसेंट नोड जो है वो है सी। ठीक है, ये तो पहला एडजेसेंट नोड पता चला। अगर मुझे और भी एडजेसेंट नोड पता करने हैं तो मैं जाऊंगा एड्रेस वाले पार्ट पे। यहाँ मिला 7। अब मैं इस एज लिस्ट के 7 नंबर पे आता हूँ। 7 नंबर पे जब आप जाओगे तो फिर से आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो डेस्टिनेशन और एक लिंक। डेस्टिनेशन में एक एड्रेस लिखा है 6 नंबर। ये 6 का मतलब है कि इस डी का पहला एडजेसेंट नोड तो सी था, दूसरा एडजेसेंट नोड कहाँ पे लिखा है? 6 नंबर पे। आप 6 नंबर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ई, यानी कि दूसरा एडजेसेंट नोड इसका है ई। यानी डी के हमने दो एडजेसेंट नोड फाइंड आउट कर लिए, पहला फाइंड आउट किया सी और दूसरा फाइंड आउट किया ई। अगर कोई और भी इसका एडजेसेंट नोड होता तो यहाँ पे लिंक वाले हिस्से में एड्रेस लिखा होता। क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसका और कोई एडजेसेंट नोड नहीं है। ठीक है, अब आप डी पे आ जाओ वापस, क्योंकि डी के बाद मुझे ई वाले नोड को एक्सेस करना था जिसका एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है 6 पे, तो मैं 6 पे गया। 6 पे जब जाओगे तो नेक्स्ट नोड में लिखा है 0, यानी कि ई के बाद और कोई नोड बाकी नहीं रह गया एक्सेस करने के लिए। अब मुझे ई के एडजेसेंट नोड फाइंड आउट करना है, तो ई के एडजेसेंट नोड के लिए मुझे एड्रेस मिला है 11 नंबर पे। मैं यहाँ से उठकर आऊंगा एज लिस्ट में, यहाँ मुझे मिलेगा 11 नंबर एड्रेस। 11 नंबर एड्रेस में मुझे टोटल दो एंट्री मिलेंगी, एक मिलेगा 2, दूसरा मिलेगा 0। इस 2 का मतलब है कि नोड लिस्ट के 2 नंबर एड्रेस पे जो नोड लिखा है वो उसका एडजेसेंट नोड है। तो नोड लिस्ट के 2 नंबर पे क्या लिखा है? सी। यानी कि इस ई का एक एडजेसेंट नोड है जिसका नाम है सी, और इसके लिंक वाले हिस्से में क्या लिखा है? 0, यानी कि इसका और कोई दूसरा एडजेसेंट नोड नहीं है। ये था इसका रिप्रेजेंटेशन। अगर आप चाहो तो मैं एक बार फिर से बताने के लिए तैयार हूं, आप इसको एक बार देख लो फिर से। हमारे पास ये डायग्राम था,
हम एक सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं। ये सीक्वेंस मैंने खुद से डिसाइड किया है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आप ए से ही स्टार्ट करो, आप किसी नोड से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमने ये डिसाइड किया है कि हम ऑर्डर में चलेंगे, पहले ए के पास, फिर बी के पास, फिर सी, डी और ई। ये ऑर्डर हम फॉलो करने वाले हैं। कोई कंपल्सरी नहीं है, आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आप ई से भी स्टार्ट कर सकते हो। ई के बाद आप सी पे चले जाओ, ठीक है, सी के बाद आप डी के पे चले जाओ, कोई भी ऑर्डर आप ले सकते हो। हमने ए बी सी डी ई लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। देन हम लोगों ने क्या किया कि ये जो सीक्वेंस हमने लिया है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इन सभी नोड के एडजेसेंसी लिस्ट तैयार किए। एडजेसेंसी लिस्ट का मतलब ये हुआ कि मैं इस पर्टिकुलर नोड, वन बाय वन सभी को देखेंगे, ए का जितने भी नेबर्स हैं उन सबको यहाँ पे लिख देने वाला हूँ। तो ए का नेबर हम फाइंड आउट करेंगे। ए का नेबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए नोड से बाहर की ओर जाने वाले सारे एजेस, ए नोड से बाहर जाने वाले एक एज ये वाला है, यानी पहला एडजेसेंट नोड मिला। फिर ए से एक बाहर जाने वाला ये वाला एज है, ये दूसरा एडजेसेंट नोड मिला। ए से एक बाहर निकलने वाला ये वाला एज भी है। हेलो, हाँ, तो इस ए के एडजेसेंट नोड कौन से हैं? बी सी डी। सिमिलरली जो नेक्स्ट हमारे नोड कौन सा था? बी नंबर। हम इस बी के भी एडजेसेंट नोड फाइंड आउट करेंगे। इस बी के एडजेसेंट नोड को फाइंड आउट करने के लिए आप देखो, बी से बाहर की ओर निकलने वाले सारे एजेस, बी से बाहर की ओर निकलने वाला एज कौन सा है? एक अकेला ही है, ये वाला। ये वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें एरो बी की तरफ आ रहा है, हमें एरो बी से बाहर की ओर जाना चाहिए। तो एक ही इसका एडजेसेंट नोड है, वो हमने लिख लिया। सिमिलरली बाकी सारे नोड्स के लिए भी लिख लेंगे। जैसे सी के लिए, सी से बाहर की ओर निकलने वाला एक भी एज नहीं है, तो उसका कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं होगा। डी से बाहर निकलने वाला एक ही एज है, यानी कि हमने डी के एडजेसेंट नोड लिखे सी। एक और एज है तो हमने लिखा ई। और लास्टली जो है हमारे पास ई नोड। इस ई नोड के लिए आप देखो अगर, तो ई से बाहर निकलने वाला एज कौन सा है? एक अकेला ये, यानी इस ई का नेबर कौन सा होगा? सी होगा। तो हमें ये लिस्ट तैयार करनी थी, वो हमने तैयार कर लिया। ठीक है, ये लिस्ट हमारी तैयार हो गई है। अब देखो, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हमें टोटल दो लिंक लिस्ट चाहिए होगा। पहला लिंक लिस्ट का नाम है नोड लिस्ट, दूसरे लिंक लिस्ट का नाम है एज लिस्ट। नोड लिस्ट में टोटल हम तीन चीजें लिखते हैं। पहला तो हम लिखते हैं कि प्रेजेंटली अभी किस नोड पे हैं हम। उसके बाद हम लिखते हैं कि इस नोड के बाद कौन से नोड को यूज करेंगे। और तीसरा लिखते हैं कि इस नोड का, प्रेजेंट नोड के जो एडजेसेंट नोड होंगे, जो अभी हमने टेबल में बनाया था, वो कहाँ कहाँ मिलेगा हमें। ठीक है, तो ऑर्डर तो हमने पहले ही फिक्स कर रखा है, ए बी सी डी ई। तो इस नेक्स्ट में पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, डी और लास्टली आएगा ई। ठीक है, ये था नोड लिस्ट। जो दूसरा लिस्ट है हमारे पास, वो है एज लिस्ट। इस एज लिस्ट में टोटल दो चीजें होती हैं। इसके नोड में टोटल दो एंट्री होती है, एक तो डेस्टिनेशन और दूसरा लिंक। लिंक वाले हिस्से से हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि इस एडजेसेंट नोड के बाद जो दूसरा एडजेसेंट नोड है, जैसे हमारे पास अभी ए का देखो, तो एज लिस्ट से पहली बार हम बी के पास आएंगे, तो उसमें जो लिंक का हिस्सा था वो हमें बी के से सी तक लाने में मदद करेगा, फिर अल्टीमेटली सी से डी तक लाने में मदद करेगा। ये तो लिंक का था। जो डेस्टिनेशन वाला पोर्शन है, डेस्टिनेशन वाला पोर्शन हमें वन बाय वन बी, सी और डी से कनेक्ट करेगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर ज्यादा होगा। आप देखो, हमारे पास टोटल 5 नोड थे, तो हम यहां से इसको पार्टीशन कर दो। ये नोड लिस्ट है और ये एज लिस्ट है।
ठीक है, इस नोड लिस्ट में टोटल 3 एंट्री आ रही है सभी जगह, देखो ध्यान से। ना, ये 2 एंट्री है, यहाँ पे 2 एंट्री है और यहाँ पे 2 एंट्री है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 एंट्री है और यहाँ पे भी 2 एंट्री है। ठीक है, हम इसका कनेक्शन कैसे करते हैं? हमें पता है कि हम स्टार्ट करेंगे ए से, फिर जाएंगे बी के पास, फिर सी, फिर डी और ई। ए से हमने स्टार्ट किया, तो इसमें जो है नोड था उसमें टोटल 3 एंट्री थी। पहला था प्रेजेंट नोड, वो ए है। फिर यहाँ पे हम जाएंगे कि इस नोड के बाद कौन से नोड पे जाना है, तो ए के बाद किस पे जाना था? बी के पास, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया बी से। ठीक है, सिमिलरली जब बी के पास आप जाओगे तो बी के बाद हमें कौन से नोड के पास जाना था? सी के पास, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया सी से। फिर सी से डी कनेक्ट कर दिया और डी से ई कनेक्ट कर दिया। ये नेक्स्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, बीच वाला कंप्लीट कर चुके हैं। ये वाले में हम 1 बाय 1 सभी नोड के पास आएंगे। तो एक बार हमने ए लिखा, फिर हमने बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी लिखा और ई लिखा। ठीक है, ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका। अब हमें ये देखना है कि इस नोड ए के एडजेसेंट नोड पे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये लिंक हमें कनेक्ट करना होगा अपने नोड लिस्ट से एज लिस्ट की ओर। हमने इसको कनेक्ट कर दिया नोड लिस्ट से एज लिस्ट की ओर। अब एज लिस्ट की तरफ हमें पता है ए के टोटल 3 एडजेसेंट नोड थे, तो टोटल 3 नोड ऐसे बनाने होंगे, पहला नोड, दूसरा नोड और तीसरा नोड। ये पहला एडजेसेंट नोड कौन सा है? ए का पहला एडजेसेंट नोड कौन सा था? ऊपर के डायग्राम में हमें मालूम है बी, तो हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा बी से। दूसरा एडजेसेंट नोड कौन सा था? सी, तो ये कनेक्ट करना पड़ेगा सी से। तीसरा नोड जो था वो कौन सा है? डी, तो हमें इसे कनेक्ट करना पड़ेगा डी से। ठीक है, ये तो डायग्राम के बेसिस पे हमने समझाया। अगर इसको मेमोरी वाइज देखा जाए कि मेमोरी में ये कैसे होगा, तो मेमोरी वाइज हम देखते हैं इसको। ये जो एग्जांपल है ये मेमोरी, उसी डायग्राम का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। हमने किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस से स्टार्ट किया जहां हमें ए का एड्रेस मिलेगा। ये नोड लिस्ट है, यहां से मैं पार्टीशन कर देता हूं। ये नोड लिस्ट है और ये एज लिस्ट है। ठीक है, 4 पे हम जब गए तो हमें हमारा पहला नोड मिल गया ए। ओके, हमें ऑर्डर याद रखना है, ए बी सी डी ई। ए के बाद हमें किस नोड को एक्सेस करना है, उसका एड्रेस मिलेगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या लिखा है? 7। आप 7 पे देखो तो हमें दिखेगा बी, यानी कि ए के बाद हमें बी को यूज करना है। ठीक है, ये भी हमें पहले से प्री डिसाइडेड था। अब मुझे फाइनल क्या फाइंड आउट करना है कि ए के कितने सारे एडजेसेंट नोड हैं। तो हमें इसके एडजेसेंट वाले पोर्शन में ध्यान देना होगा। एडजेसेंट वाले पोर्शन में आप ध्यान दोगे तो यहाँ एड्रेस लिखा है 3। ऊपर के डायग्राम में भी हमने देखा था, इसको हम कनेक्ट करते हैं एज लिस्ट से। तो हमें अब यहाँ पे एज लिस्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसको कनेक्ट करना होगा एज लिस्ट से। ये है एज लिस्ट। ए का पहला एडजेसेंट नोड कौन सा है? बी, तो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। मान लो 3 नंबर पे हम गए, 3 नंबर पे हमें एक एड्रेस मिलेगा 7, और ये 7 जो है नोड लिस्ट का एड्रेस है। 7 पे आप देखो तो क्या लिखा है? बी, यानी कि ए का पहला एडजेसेंट जो था बी वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें दूसरा एडजेसेंट फाइंड आउट करना है, तो नेक्स्ट वाले पोर्शन में गए, 10 लिखा है। 10 पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2। ये 2 जो है वो नोड लिस्ट का है। नोड लिस्ट में आप देखो 2 पे क्या लिखा है? सी। 2 नोड मिल चुके हैं, बी और सी। सी के बाद आपको जो नेक्स्ट एज मिलेगा, नेक्स्ट एडजेसेंट नोड मिलेगा वो 4 नंबर पे लेगा। आप 4 पे आओ, 4 पे आपको मिल रहा है 9। ये 9 नोड का है। 9 को यहाँ देखो तो डी, यानी आपने फाइनली बी, सी और डी तीनों फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद कोई और एडजेसेंट नोड नहीं है। कैसे पता मुझे? क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो हमने क्या क्या किया अभी? हमने अभी प्रेजेंटली नोड को फाइंड आउट किया, इस नोड के बाद कौन से नोड को यूज करना है वो फाइंड आउट किया, और इस नोड के कितने एडजेसेंट हैं वो भी फाइंड आउट किया। पहले हमने फाइंड किया बी, फिर हमने फाइंड किया सी, और फिर हमने फाइंड किया डी। और यही प्रोसेस हमें बाकी सारे नोड्स के लिए भी करना है।
ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो घर खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये था हमारा लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस पूरे यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास वो है डिग्री ऑफ अ ग्राफ। हम किसी ग्राफ की डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो डिग्री क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स पे, किसी पर्टिकुलर नोड पर जितने भी इंसिडेंट एजेस होंगे, वो सारे एजेस को जब आप काउंट करोगे तो वो कहलाएगा उसका डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें ध्यान देनी है कि ग्राफ आपका डायरेक्टेड भी हो सकता है और अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। अगर आपका ग्राफ डायरेक्ट ध्यान देना, अगर हमारा ग्राफ डायरेक्टेड है तो हमें इंसिडेंट एज को फाइंड आउट करना, मतलब वो सारे एज जो उनकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और अगर ये ग्राफ अनडायरेक्टेड हुआ तो फिर हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से जितने भी एजेस होंगे सबको काउंट कर लो। ओके, एक और कंडीशन है यहाँ पे कि सेल्फ लूप अगर आपको दिखता है तो हमें उसे 2 काउंट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ए बी सी डी, ये वाला हमारा कुछ डायग्राम है इस तरह का, ये सिंपल ही ले लेते हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं अनडायरेक्टेड के लिए। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ए नोड की डिग्री क्या होगी, तो मुझे क्या करना होगा, यहां से निकलने वाले सारे एजेस को काउंट कर लो। ये अनडायरेक्टेड है इसलिए, तो कितने होंगे 3, यानी इसकी डिग्री है 3। बी नोड का फाइंड आउट करना होगा तो बी से निकलने वाले सारे एजेस, तो एक ये है, यानी टोटल 2। सी के लिए फाइंड करोगे तो 1 2 3, सी का डिग्री है 3 और डी नोड का डिग्री है 2। ठीक है, अब डिग्री ऑफ ए ग्राफ अगर फाइंड आउट करना है तो इन सारे नंबर्स में जो मैक्सिमम होगा यानी 3, वो कहलाएगा उस ग्राफ का डिग्री। ठीक है, अभी हमने जो 3 2 3 2 निकाला वो उस पर्टिकुलर वर्टेक्स का था। अब देखो, मान लो इसी में यहाँ पे डी वाले के पास एक सेल्फ लूप होता है, एक इस तरह का लूप बना होता है और इस नोड का नाम है डी। तब हम अगर इसका डिग्री निकालते तो कैसे निकालते? सेल्फ लूप को हमें काउंट करना है 2 बार, यानी ये है 1 2 3 4, यानी इसकी डिग्री हो जाती 4। ठीक है, ये था अनडायरेक्टेड के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसी ग्राफ में डायरेक्शन दे देते हैं। इसी में हम एक डायरेक्शन दे देते हैं। मान लो कि एक डायरेक्शन ऐसा है, एक डायरेक्शन ऐसा है, एक डायरेक्शन ऐसा, ये वाला डायरेक्शन ऐसा और ये डायरेक्शन ऐसा। ठीक है, इसका नाम है डी। अब मुझे इसके डिग्री फाइंड आउट करने हैं, तो इस ए नोड से इंसिडेंट जितने भी नो एज उसकी तरफ आ रहे हैं वो उसकी डिग्री होगी। इस ए की तरफ आने वाला एक भी नहीं है तो इसकी डिग्री 0। बी की तरफ आने वाला एक है तो इसकी 1। सी की तरफ आने वाला देखो तो एक ये वाला है, दूसरा ये वाला, तो इसकी 2 होगी। और इस डी की तरफ आने वाला एक और एक 2, तो ये 2 होगी। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट कर लिया डायरेक्टेड ग्राफ के लिए डिग्री। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए जो डिग्री होती है उसी को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है आउटवर्ड डिग्री और दूसरी कैटेगरी होती है इनवर्ड डिग्री। आउट डिग्री का मतलब वैसे सारे वर्टेक्स जिनकी तरफ इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, सॉरी, आउटवर्ड का मतलब वो सारे एजेस जिनसे बाहर की ओर जा रहा है, और इन डिग्री का मतलब वो सारे जिनके अंदर आ रहा है। आप इसको कैलकुलेट अगर करो, हम इसी एग्जांपल में इन डिग्री और आउट डिग्री फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इस ए का इन डिग्री फाइंड करो। इन डिग्री मतलब ए की तरफ आने वाला, तो एक भी नहीं है, 0 होगा इन डिग्री। इस ए का आउट डिग्री अगर फाइंड करना है तो वो होगा ए से बाहर जाने वाले, तो 1 2 3, आउट डिग्री है 3। बी का इन डिग्री कितना होगा 1, बी का आउट डिग्री क्या होगा 1।
सी का इन डिग्री होगा 1 2 और सी का आउट डिग्री होगा 1। डी का इन डिग्री देखो, एक एज आ रहा है, एक एज ये भी आ रहा है, तो इन डिग्री है 2, आउट डिग्री है इसका 0। ठीक है, आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि पर्टिकुलर वर्टेक्स का आउट डिग्री बताओ या इन डिग्री बताओ। ठीक है, ये दोनों चीजें आपसे तभी पूछेगा जब वो ग्राफ डायरेक्टेड होगा, अनडायरेक्टेड वाले में तो कोई कंसेप्ट आता ही नहीं। सर और अगर लूप रहा तो? लूप रहा तो आपको 2 बार काउंट करना है। मतलब इन डिग्री और आउट डिग्री नहीं रहेगा उसमें? अगर यहाँ पे आपने लूप बना दिया, एक लूप यहाँ पे बना देते हो, ठीक है, इसका डायरेक्शन मान लो ये दे दिया, ठीक है, तो आप इसका इन डिग्री आउट डिग्री कैलकुलेट करो। तो तो मुझे सर क्या उसको भी 2 काउंट करेंगे? हाँ हाँ, नहीं उसको अच्छा 2 काउंट नहीं करेंगे। फिर डी हम्म के लिए अगर सेल्फ लूप है तो आप देखो, मैं बारी बारी से बताता हूँ। इन डिग्री इसका देखो, डी की तरफ आने वाला एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है। इस सेल्फ लूप को अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये एक बार तो इससे बाहर जा रहा है, लेकिन अगर इस साइड से देखो तो ये डी की तरफ भी आ रहा है, तो हम इसको एक बार इन डिग्री में काउंट करेंगे और एक ओके। बार आउट डिग्री में यस काउंट सर करेंगे। अभी आ रहा आ रहा है समझ में सेल्फ लूप? चलो ठीक है, अब आ जाओ अपने मेन टॉपिक पे। देखो, जैसे हम लोगों ने स्टैक में, क्यू में, लिंक लिस्ट, एरेज में ऑपरेशंस देखे थे, उसी तरह से ग्राफ में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। वैसे तो हम इसमें इंसर्शन, डिलीशन, फाइंडिंग भी करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन वो है ये दोनों। पहला ऑपरेशन है बीएफएस, दूसरा है डीएफएस। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप अपने थ्योरी एग्जाम की बात करो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो या प्लेसमेंट की बात करो, इनमें क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो हमें इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा, बीएफएस और डीएफएस। बीएफएस का फुल फॉर्म होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डीएफएस का फुल फॉर्म होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। हम बारी बारी से अभी आएंगे उस पर एक एक करके। अब देखो, ये ऑपरेशन हमें पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा जो ग्राफ है उसमें टोटल कितने स्टेटस होते हैं। स्टेटस इन द सेंस कि वो पर्टिकुलर वर्टेक्स अभी कौन से फेज में है, आगे मैं बता रहा हूँ। टोटल 3 स्टेटस होते हैं, स्टेटस 1, स्टेटस 2, स्टेटस 3। उनके नाम अगर देखो आप तो उसको कहते हैं रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट और प्रोसेस्ड स्टेट। नाम से समझ में आ रहा है, रेडी स्टेट का मतलब कि वो उसकी प्रोसेसिंग होने के लिए वो तैयार बैठा है, ठीक है। वेटिंग स्टेट का मतलब कि उसको हमने अभी होल्ड पे रख रखा है। प्रोसेस्ड स्टेट का मतलब कि उसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग इन द सेंस कि उसको हमें सर्च करना था या फाइंड आउट करना था, तो वो सब काम हम कर चुके हैं। रेडी स्टेट का मतलब हुआ कि अभी अब उसको फाइंड आउट किया नहीं है, अभी बाकी है, उसका टर्न आना बाकी है। वेटिंग स्टेट का मतलब कि वो आया तो था लेकिन अभी फिलहाल हम उसको वेट पे रखे हुए हैं। प्रोसेस्ड का मतलब कि हमने उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो ये 3 स्टेट अपने को याद रखने होंगे, ठीक है। अब आते हैं बीएफएस पे। बीएफएस का मतलब होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। दो बातें हैं, बीएफएस में जो डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे इंटरव्यूज में या वाइवा में आप दोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, चलो ये बताओ बीएफएस में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं और डीएफएस में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो आपको वहां पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब आपसे बीएफएस पूछा जाए तो आप उसमें को बताओगे कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और जब आपसे डीएफएस पूछा जाए तो आपको बताना है कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। बीएफएस में क्यू, डीएफएस में स्टैक। मैं आपको इसको याद रखने का एक तरीका ये बता देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम पे बच्चे भूल जाते हैं, उल्टा बोल जाते हैं। आपको अल्फाबेट का ऑर्डर पता है? अल्फाबेट के ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? बी, उसके बाद क्या आता है? डी, है ना। सिमिलरली अल्फाबेट के ऑर्डर में सबसे पहले आता है क्यू और उसके बाद आता है एस। तो बी को लिंक कर दो क्यू से, डी को लिंक कर दो एस से, ठीक है। तो यानी बीएफएस में आएगा क्यू, डीएफएस में आएगा स्टैक,
ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो, कोई शॉर्टकट ट्रिक आप अपना भी बना सकते हो। अब देखो बीएफएस में हमें पढ़ना क्या है। बीएफएस में हमें करना क्या होता है कि ये जो टेक्निक है और एक्चुअल में हमारे जितने भी एजेस हैं उन सब के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का तरीका है ये बीएफएस और डीएफएस। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देखेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हमें बीएफएस में जो टेक्निक यूज करना है, डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करना है वो हमने बता ही दिया। क्यू टेक्निक जो यूज करना है वो ये कि हमारे पास जो डायग्राम होगा उस डायग्राम में से किसी भी पर एक नोड को आप उठा लो स्टार्टिंग पॉइंट के जैसे। उसके बाद आपको उस स्टार्टिंग नोड जो भी लिया है, मान लो ए नाम है उसका, उस नोड के जितने भी नेबर्स होंगे, अभी नेबर फाइंड आउट करना हमने देखा है, जितने भी नेबर्स होंगे उन सारे नेबर्स को वन बाय वन क्यू के अंदर इंसर्ट कर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट नोड के पास आएंगे, उसके जितने नेबर्स होंगे उनको क्यू में इंसर्ट कर देंगे और वन बाय वन हम उस क्यू के सारे नोड को एक्सेस करते जाते हैं। यानी अल्टीमेटली हमने क्या किया, एक स्टार्टिंग नोड सेलेक्ट किया है, उस स्टार्टिंग नोड के सारे नेबर्स को हमने क्यू में डाल दिया, फिर हमने उन नेबर्स के नेबर्स को क्यू में डाल दिया और प्रोसेस को रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है, इसकी एल्गोरिदम की बात करो, ध्यान देना प्रोसेस का, स्टार्टिंग नेबर्स को यूज करो, नेबर्स के नेबर्स को यूज करो। हम इसके एल्गोरिदम को देखते हैं, फिर से बता देता हूं। बीएफएस में हमें यूज करना है क्यू, इसमें हमें जो स्टेप्स यूज करने हैं वो ये सारे। ग्राफ में किसी भी एक पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, ठीक है, उसको मान लो हमने नाम दिया है ए नोड। फर्स्ट स्टेप ये कहता है इनिशियलाइज ऑल नोड्स टू द रेडी स्टेट। अभी हमने देखा कि टोटल 3 स्टेट होते हैं, रेडी, वेटिंग और प्रोसेस्ड। सारे नोड जो भी उस ग्राफ में हैं उन सभी को रेडी स्टेट में डाल दो। ठीक है, डाल दिया। सेकेंड स्टेप आपसे ये कहता है कि एक स्टार्टिंग नोड सेलेक्ट करो ए। अब मैं यहाँ वर्ड ए, लेटर ए यूज कर रहा हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि उस डायग्राम में जहां ए होगा आप उसी को यूज करोगे। पूरे डायग्राम में आप किसी भी नोड को स्टार्टिंग नोड मान सकते हो, मैंने बस कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे ए नाम दे दिया उसका। ठीक है, आप उस ग्राफ में एक स्टार्टिंग पॉइंट अपने मन से सेलेक्ट करो, जो भी पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है उसके जितने भी नेबर्स हैं उन सभी नेबर्स को आप क्यू में इंसर्ट कर दो। और जब आप ये इंसर्शन कर रहे हो तो उस जो सेलेक्टेड नोड था उसकी स्टेट बदलनी पड़ेगी आपको। इनिशियल स्टेट कौन सा था, रेडी, अब उसको बदल के आपको करना पड़ेगा वेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपसे ये कहता है कि क्योंकि हमने उनके सारे नेबर्स को क्यू में ऐड कर दिया है, क्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। अब हमें क्या करना है कि उस क्यू में से वन बाय वन नोड्स को निकालना शुरू करो। तो जाहिर सी बात है जो भी पहला नेबर आपने ऐड किया होगा उसी को हम पहले निकालेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हमें कब तक लेकर चलना है, जब तक कि वो क्यू एम्प्टी ना हो जाए। ये मेन मुद्दा था हमारे पास। फिर से बता रहा हूँ, ग्राफ में से किसी एक नोड को उठाओ, पकड़ लो, उस नोड के स्टेटस को चेंज कर दो रेडी से वेटिंग में। उसके बाद उस नोड के जितने भी एडजेसेंट नोड या नेबर्स हैं उन सभी को क्यू में इंसर्ट कर दो। फिर क्यू में से उन नेबर्स को बारी बारी से निकालो। जब आप एक नेबर को निकालोगे तो हो सकता है उस नोड के भी कुछ नेबर्स रहे होंगे, उनको फिर से क्यू में ऐड कर दो और इस तरह से वन बाय वन सभी को निकालते जाओ। तब तक करते जाना है जब तक कि वो क्यू एम्प्टी ना हो जाए। मैं समझ रहा हूँ कि इससे आपको क्लियर नहीं हुआ होगा थ्योरी से कि क्या करना है, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये डायग्राम सभी को दिख रहा है, ध्यान से देख लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम भी है। इसमें बहुत सारे वर्टेक्स हमने बना रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी के जे। ठीक है, सभी में एरो भी दिया हुआ है, डायरेक्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हमें क्या कर लिया कि हमने इसके सारे एडजेसेंट नोड यहाँ पे लिख लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा मिनिमम ड्यूनेस कम कर दूं ताकि
ताकि दिखे आपको। ये वाला डायग्राम दिख रहा है? यस सर। अब देखो हमने इसमें क्या किया, वन बाय वन हम सारे नोड को एक साइड लिखेंगे और उनके नेबर्स को उसके बगल में लिखते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम ए से। इस ए का नेबर लिखना है, तो यहाँ हमने लिखा है ए, क्योंकि अभी हम फिलहाल ए पे बात कर रहे हैं। ए के नेबर फाइंड आउट करने, यानी ए से बाहर की ओर निकलने वाले सारे एरोज को ध्यान से देखना है। ए से बाहर निकलने वाला पहला एरो है ये, दूसरा एरो ये, तीसरा एरो ये, यानी उसके नेबर कौन कौन होंगे, बी होंगे, सी होंगे, एफ होंगे। ठीक है, तो हमने उन तीनों के नाम को यहाँ पे लिख दिया, बी, सी और एफ। ठीक है, सिमिलरली हम बी के पास आए। बी के नेबर्स को लिखना है, बी से बाहर की ओर जाने वाले एरोस को देखो, बी का एक एरो निकल रहा है सी की तरफ, एक एरो निकल रहा है जी की तरफ, तो हमने जी और सी उसके नेबर्स लिख लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है सी के पास आ जाओ। सी से बाहर की ओर निकलने वाले एरो, एक है ये, है ना, बस एक ही है, तो उसका नेबर हो जाएगा एफ, तो हमने सी का नेबर एफ लिख लिया। सिमिलरली हम और भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोड जो है डी, मान लो डी से बाहर की ओर जाने वाला है, डी से बाहर जाने वाला एक ही नोड है, सी की तरफ जा रहा है, तो उसका नेबर होगा सी। और फिर आप इसी को और कंटिन्यू आगे कर सकते हो बाकी सारे नोड्स के लिए भी। ठीक है, तो हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गई, जिसमें एक तरफ हमारे पास सारे नोड हैं और दूसरी तरफ उस नोड के सारे एडजेसेंट नोड लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हम लोग कर सकते थे यार। क्वेश्चन ये है कि आपको इस डायग्राम को, इसको आप ऐसे समझ लो कि ये किसी देश, किसी कंट्री की फ्लाइट सर्विस है। ठीक है, हर एक सिटी से एक दूसरे सिटी की ओर जाने वाले फ्लाइट का डायग्राम बना हुआ है। आपको ये करना है कि आप सिटी नंबर ए से जे की तरफ जाने चाहते हो। ठीक है, आपको ये करना है कि मिनिमम फ्लाइट आपको सिलेक्ट करना है ताकि आप जे तक पहुंच पाओ। ठीक है, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच जो है वो स्टॉपेज है। जैसे आप मान लो ए को नई दिल्ली बोलते हो, नई दिल्ली से भोपाल आना है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है नई दिल्ली से आपको लखनऊ जाना पड़े, लखनऊ से फिर आप कानपुर जाओ, कानपुर से आप भोपाल जाओ, इस तरह की कोई फ्लाइट हो सकती है। तो ये सी बी एफ जो है ना, ये सारे नई दिल्ली, कानपुर, भोपाल, लखनऊ इस टाइप के हैं, आपके स्टॉपेज बने हुए। ठीक है, एरो का डायरेक्शन आपको ये बता रहा है कि किस तरफ से फ्लाइट किस तरफ की ओर जाएगी। आपको करना क्या है, ए से जे की तरफ आपको पहुंचना है और आपका एम ये है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉपेज या मिनिमम नंबर ऑफ फ्लाइट्स को कंसीडर करो। ठीक है, तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बीएफएस की मदद से। हमें ए टू जे की ओर मिनिमम पाथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो मैं इसका एग्जांपल बताता जाऊंगा, साथ ही साथ इसके थ्योरी को भी, एक एल्गोरिदम को भी बोलता जाऊंगा। एक बार फिर से एल्गोरिदम देख लो। हमें सबसे पहले सभी नोड को स्टेटस रेडी स्टेट में करना है। उसके बाद किसी एक नोड को स्टार्टिंग नोड ले लेना है, उसकी स्टेटस वेटिंग में डाल देना है। देन हमें उस नोड का, जो अभी सेलेक्ट किया था, उस नोड के सारे नेबर्स को क्यू में इंसर्ट करना है। और लास्टली उस क्यू में से वन बाय वन हम नोड निकालते जाएंगे। जो भी नोड अभी निकाले हैं उनके नेबर्स को फिर हम उस क्यू में इंसर्ट करेंगे और ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए। मैं बोलता भी जाऊंगा जब एग्जांपल बताऊंगा तो। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था ए टू जे जाना, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट ए ले लिया। तो पहला स्टेप क्या है, हमने किया ए को क्यू में ऐड। क्योंकि यहाँ क्यू यूज कर रहे हैं तो एक फ्रंट आएगा और एक रियर आएगा। ठीक है, और ये वाला हमने एक क्यू बना रखा है कि हम लोग किस किस नोड को यूज कर चुके हैं, किस किस नोड का कौन सा नेबर कहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हमने एक और डेटा स्ट्रक्चर लिया है जिसको हम ओरिजिन बोल रहे हैं। ये ओरिजिन हमें बताएगा कि अभी प्रेजेंटली हम जिस नोड को ऐड कर रहे हैं उसका ओरिजिन कहाँ था, मतलब वो वहां पे हम कैसे पहुंचे। आगे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जब हमने सबसे पहला नोड यूज किया है तो वो है ए, तो हमने उसको क्या किया, इसकी रेडी स्टेट में, तो ये पहले से ही था, सारे नोड रेडी स्टेट में है। इस ए को हमने क्यू में डाल दिया और इसका स्टेट चेंज करके डाल दिया वेटिंग।
क्योंकि क्यू में एक अकेला एलिमेंट आया है तो फ्रंट की वैल्यू भी 1 होगी और रियर की वैल्यू भी 1 होगी। और क्योंकि ये ए जो है पहला ही नोड है तो इसका कोई ओरिजिन हो नहीं सकता। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया है तो ओरिजिन में हमने डाल दिया नल। ठीक है, ये था हमने किया। अब हमें क्या करना है, इस क्यू में से इसको बाहर निकालना है। जब हम बाहर निकालेंगे तो उस क्यू में फिर उसके सारे नेबर्स को ऐड भी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपसे ये कह रहा है कि रिमूव ए फ्रॉम द क्यू एंड ऐड ऑल द नेबर्स ऑफ ए टू क्यू। अब नेबर्स के लिए हमने ऊपर ऑलरेडी एक टेबल बना रखा है यहाँ पे, है ना, तो आपको वापस डायग्राम में जाने की जरूरत नहीं है। ए के नेबर्स कौन कौन है, बी, सी और एफ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, उस क्यू में से ए को बाहर निकाल दिया। मतलब बाहर निकालने का मतलब हम ए को प्रोसेस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ए को हम प्रोसेस कर रहे हैं, निकाल चुके हो, तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करनी होगी। फ्रंट की वैल्यू 1 थी स्टार्टिंग में, ए को हम बाहर निकाल के प्रोसेस करने वाले हैं तो फ्रंट की वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। तो फ्रंट आ जाएगा अब यहाँ पे, उसकी वैल्यू हो गई 2। फिलहाल हमने यहाँ पे समझने के लिए ए लिख रखा है कि ए को हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, आप इस पे कंफ्यूज ना होना, ये ए जो है ना उस क्यू से ऑलरेडी बाहर हो चुका था। सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए हमने यहाँ पे ए अभी भी लिखा रहने दिया है। अब उस ए के जो है नेबर्स टोटल 3 थे, बी, सी और एफ। तो जाहिर सी बात है 3 इनपुट हम इंसर्ट करेंगे तो रियर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। पहले 1 थी, अब रियर की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऑरिजिन पे आ जाओ। इस ए का ऑरिजिन तो कुछ नहीं था, हमने यहाँ पे भी देखा है। एफ का ऑरिजिन क्या होगा, ए। ये ऑरिजिन का मतलब इस एफ पे आप कैसे पहुंचे, पहले ए पे गए होंगे तभी तो एफ पे गए। सिमिलरली सी का ओरिजिन भी ए है, बी का ओरिजिन भी है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इन नोड के स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे आप पहुंचे कैसे, ए के बाद आप यहाँ पे पहुंचे हो। ठीक है, इसको डायग्राम से भी देख सकते हो आप। बी पे अगर पहुंचना होगा तो बी का ओरिजिन कौन होगा, ए, क्योंकि ए के पास आओगे तभी आप बी के पास जाओगे। सिमिलरली सी का ओरिजिन कौन होगा, ए। एफ का ओरिजिन कौन होगा, ए। ठीक है, ये तो था इसकी कहानी। अब हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है। अब जो है मैं ये फ्रंट और रियर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, इसकी वैल्यू अपडेट होते जाएगी। मेरा मेन फोकस क्यू और ओरिजिन पे रहेगा। अब एल्गोरिदम आपसे ये कहता है, क्या कहता है एल्गोरिदम, कि आप 1 बाय 1 इस क्यू में से एलिमेंट को बाहर की ओर निकालो। ए तो पहले ही निकल चुका था, अब निकलने की बारी किसकी है, एफ की। तो हम एफ नोड को बाहर निकालेंगे। जब आप एफ नोड को बाहर निकालोगे तो आपको साथ ही साथ क्या करना है, उस एफ के एडजेसेंट नोड को इंसर्ट भी करना है। तो एफ का एडजेसेंट नोड कौन है, डी। एडजेसेंट बोलूं या नेबर बोलूं एक ही बात है। तो आपने उस एफ के नेबर्स को ऐड कर दिया। आप ध्यान से देखो, लास्ट यहाँ पे बी था, अब बी के बाद डी भी आ चुका है, यानी हमने इस एफ के नेबर को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, डी का ओरिजिन कौन होगा, एफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है सी। तो सी को निकालो और सी के नेबर को ऐड कर दो। सी के नेबर की बात करो अगर, तो सी का नेबर है एफ। क्योंकि एफ ऑलरेडी उसमें एडेड था तो हमने दोबारा उसको ऐड नहीं किया। एफ तो पहले से हम लोग कर चुके हैं ना, इसलिए हमने दोबारा ऐड नहीं किया। अब कौन बाहर निकलेगा, बी। बी को आप बाहर निकालो और बी के नेबर्स को ऐड करो। बी के नेबर्स को ध्यान से देखो आप कौन है, बी का नेबर है जी और सी। तो हमने यहाँ पे जी को ऐड किया, सी को ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि सी ऑलरेडी इसमें था। तो ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, जी तक ऐड कर दिया। अब जी के बाद बाहर कौन निकलेगा, यहाँ से बी निकलेगा बाहर। बी के नेबर ऐड करने हैं। बी के नेबर देखो कौन है, बी का नेबर है जी और सी। ये दोनों ऑलरेडी एडेड थे पहले से ही, तो हमने फिर से ऐड नहीं किया। बी के बाद निकलेगा बाहर डी। डी का नेबर ढूंढो, डी का नेबर है सी। सी भी ऑलरेडी एडेड था तो हमने उसको दोबारा ऐड नहीं किया। लास्टली हमारे पास है जी। हम इस जी को बाहर निकालेंगे, जी के नेबर्स को डालेंगे। जी के नेबर है सी और ई। एक नया नोड आया है ई। सी तो ऑलरेडी था ही तो हमने सी को नहीं लिखा, लेकिन ई को हम लिख लेंगे क्योंकि ई पहली बार आया। ठीक है, अब जी तक हम निकाल चुके हैं, एक अकेला ई ही बचा हुआ है। इस ई को बाहर निकालो और उसके नेबर्स को ऐड करो। ई को बाहर निकाल के जब उसके नेबर्स को ऐड करोगे तो आपके ई के टोटल 3 नेबर है, डी, सी और जे। डी और सी पहले से ऐड हो चुके थे उसमें एक बार, तो हम दोबारा ऐड नहीं करेंगे।
जे को ऐड करेंगे और हमने यहाँ पे जे को ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमारा डेस्टिनेशन आ गया, जे ही था ना डेस्टिनेशन, जैसे ही हमारा डेस्टिनेशन आ गया तो हम प्रोसेस को रोक देंगे। ठीक है, यानी हमारा ऑर्डर क्या था, ये वाला फाइनल ऑर्डर हमें क्या मिलेगा, ये ऑर्डर मिलेगा। ए आया था, फिर एफ आया था, फिर सी आया था, फिर बी आया, फिर डी, जी, ई और जे। ये हमारा ऑर्डर था। ये जो ऑर्डर है यही कहलाएगा इसका बीएफएस। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, हमसे बीएफएस नहीं पूछा गया था, बल्कि हमसे ये पूछा गया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करो, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करो। तो हमें इसी पाथ को कंसीडर करना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। इसका ऑर्डर ए है, एफ, सी, ऊपर डायग्राम के पास जाना है ना, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा बी, डी, जी, ई और जे। ये ऑर्डर मुझे यहाँ पे मिला था। अब ऊपर डायग्राम के पास आ जाओ। अब हमें करना क्या है, शॉर्टेस्ट फाइंड आउट करना था ना, तो हम क्या करेंगे, इसको बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करने का मतलब जे के पास आ गए, जे के बाद इनमें से कौन सा नोड आ रहा है, तो जे के बाद नोड आ रहा है ई, यानी कि ये रहा हमारा पाथ। अब ई के पास जब आप आ गए तो ई के बाद यहाँ पे कौन सा नोड आ रहा है, जी, तो आप यहाँ से आ जाओ जी के पास। जी के बाद आपके पास कौन सा नोड आ रहा है, डी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम जी से डी की ओर जा ही नहीं सकते थे, है ना, क्योंकि जी से हम मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं, बी के पास जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डी लिखा था, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जी के बाद हम डी पे जाएं, तो हमें इसको स्केप करना पड़ेगा। फिर कौन सा बचा है, बी, तो हम इस जी के बाद आएंगे बी के पास, ये वाला पाथ फॉलो करते हुए। फिर हम आएंगे सी के पास, बी के बाद हम अगर देखो यहाँ पे तो सी लिखा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बैक ट्रैक कर रहे हैं। बैक ट्रैक में आप ध्यान से देखो तो ये एरो क्या था, इस साइड है, ये वाला एरो भी इस साइड है, ये वाला भी एरो इस साइड है, लेकिन जब आप बी से सी की ओर जाओगे तो एरो का साइड बदल जाता है। तो हम इस सी को भी ड्रॉप करेंगे। क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि पहले अगर बी से सी के पास जाओ फिर सी से ए के पास जाओ तो हमें एक स्टॉप बढ़ जाएगा, जबकि हम बी से डायरेक्ट ए के पास पहुंच सकते थे, तो हम बी से डायरेक्ट ए के पास पहुंच जाएंगे। तो ये है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ए से जे की ओर जाने के लिए। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, ये जो एग्जाम्पल बताया ये प्योर फॉर्म में बीएफएस का एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल है आपके शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने का। प्योर फॉर्म का बीएफएस का एग्जाम्पल हम लोग थोड़ी देर से और देखेंगे। मैंने पहले ही बताया आज की क्लास थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि ये कंसेप्ट मैं बीच में नहीं छोड़ सकता। अब देखो आगे की बात। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं डीएफएस, फिर इकट्ठा उन दोनों के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। याद रखना क्यू यूज किया है बीएफएस में, वन बाय वन हम एक एक एलिमेंट को निकालते जाते हैं और उनके नेबर्स को ऐड करते जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ डीएफएस। अभी मैंने बताया कि डीएफएस में हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, स्टैक। याद कैसे रखोगे वो आप लोग कर सकते हो खुद ही। इसमें भी बिल्कुल वही कहानी है, 3 स्टेट होंगे, रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट और प्रोसेस्ड स्टेट। इसके एल्गोरिदम पे डायरेक्ट आ जाते हैं। इसके एल्गोरिदम में भी हमें ये कहा गया है कि आप किसी भी एक नोड को स्टार्टिंग नोड मान सकते हो। ठीक है, हमने उस नोड को, स्टार्टिंग नोड को नाम ए दिया हुआ है। आपसे एल्गोरिदम क्या कहता है, आपसे एल्गोरिदम कहता है कि आप सारे नोड को इनिशियलाइज कर दो रेडी स्टेट में। ये तो बीएफएस में भी कहा था। सेकेंड स्टेप में आपसे ये कहता है कि स्टार्टिंग नोड जो आपने सेलेक्ट किया है उस नोड को स्टैक में इंसर्ट करो। ध्यान देना, वहां क्यू में किया था, यहाँ स्टैक में किया है। स्टैक में इंसर्ट करो और उनकी स्टेट चेंज करके रेडी से वेटिंग में डाल दो। ठीक है, स्टेट चेंज ऊपर वाले में भी किया है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि आप उस स्टैक में से एलिमेंट को पॉप करो। ठीक है, एलिमेंट को पॉप करो और उसकी स्टेट को बदल दो प्रोसेस्ड स्टेट में। इसी तरह का सिमिलर ऊपर में भी किया था, जहां पे हम एलिमेंट को निकाल रहे थे, यहाँ पे पॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आपसे क्या कहता है कि एलिमेंट जिसे भी आपने पॉप किया है उस स्टैक से, उस एलिमेंट के जितने भी नेबर्स हैं उन सभी को आप वापस स्टैक में पुश करो।
देखो आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में काम एक ही कर रहे हैं, एक एलिमेंट को निकालना है, उसके नेबर्स को उसमें इंसर्ट करना है, बस डेटा स्ट्रक्चर बदल जा रहा है, वहां पे क्यू में इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ पे स्टैक में इंसर्ट कर रहे हैं, और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैंने सेम एग्जांपल लिया है इस वाले क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। ये डायग्राम हम लोग ऊपर देख ही चुके थे। हमें क्या करना है, किसी नोड से स्टार्ट करना है। पहले वाले में हमने ए से स्टार्ट किया था, चलो इस बार हम लोग जे से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कोई सा भी नोड आप फॉलो करो, ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हम लोग जे नोड से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग नोड है। हमें एक स्टैक बनाना है, चलो मैं एक वर्चुअल स्टैक बना लेता हूँ। ये है हमारा स्टैक। सबसे पहले हमने क्या किया, इस जे को स्टैक में डाल दिया, तो यहाँ हमने जे डाल दिया, ठीक है। इसकी रेडी स्टेट से वेटिंग स्टेट में भी डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप आपसे क्या कहता है, इस जे को वापस निकालो, पहले इंसर्ट करवाया था, वापस निकालने बोल रहा है। चलो हमने जे को बाहर निकाल लिया, ठीक है। जे को जब आप बाहर निकालोगे तो हमें क्या करना है, फिर उस जे के जितने भी नेबर्स हैं उन सभी को इसमें इंसर्ट करना है। जे के नेबर फाइंड आउट करो। जे के नेबर कौन कौन से होंगे, ऊपर हम लोगों ने उसके नेबर्स बना रखे थे ना, यहाँ पे आ जाओ। जे के नेबर्स हैं डी और के, ठीक है। कहाँ गया, तो हमने यहाँ पे वापस डी और के को इंसर्ट कर दिया, तो मान लो यहाँ पे डी आ गया है और यहाँ पे के आ गया है। अब आपसे एल्गोरिदम क्या कहता है कि उस स्टैक में से फिर से एक एलिमेंट को बाहर निकालो, तो अब कौन सा मान निकलेगा, मान लो के निकलेगा। अब आपसे कह रहेगा कि उस के का जो क्या कहते हैं नेबर्स है उसको इंसर्ट करो, तो के यहाँ से जा चुका है, के का नेबर ऐड करोगे। के का नेबर कौन कौन सा है, ई और जी, ऊपर के डायग्राम में लिखा हुआ है, ई और जी ऐड कर दिया। फिर हमें इसमें से एक एलिमेंट को निकालना है, निकलेगा कौन, मान लो जी, और उसके नेबर्स को फिर इंसर्ट करोगे। तो मैं इसको यहाँ पे एग्जांपल बना रखा हूँ ऑलरेडी, तो मैं यहीं से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने जे निकाला, उसके नेबर्स को डी और के को इंसर्ट कर दिया। क्योंकि स्टैक है तो टॉप जो है वो इस साइड पे है, तो अब कौन निकलेगा, के निकाला हमने, के नेबर्स को ऐड किया, तो डी तो पहले से ही था, ई और जी ऐड हो गया। टॉप पे कौन है, जी, तो अब जी निकलेगा, जी के नेबर ऐड करो, जी का नेबर है सी। टॉप पे कौन है, सी, सी निकलेगा, सी का नेबर ऐड करो तो एफ। टॉप पे है एफ, तो एफ बाहर निकलेगा, एफ का नेबर ऐड करो। एफ का नेबर जो है वो ऑलरेडी इसमें एडेड ही है, तो हम उसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे, तो एफ बाहर निकल चुका है। तो अब टॉप पे कौन आ गया, ई, तो नेक्स्ट टाइम निकलेगा बाहर ई। ई के नेबर्स को ऐड करना था, लेकिन ई के नेबर्स ऑलरेडी इसमें हम लोग एक बार यूज कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं करेंगे। तो अब टॉप पे कौन है, डी, तो हम डी को बाहर निकालेंगे और जाके ये स्टैक एम्प्टी हो गया। जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो हमारा प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाएगा। यानी अगर इस डायग्राम का डीएफएस देखा जाए, प्योर डीएफएस, और स्टार्टिंग पॉइंट जे लिया है, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशंस बता देता हूँ। बाय द वे, मान लो अगर आपका एग्जाम होता है ऑफलाइन और आपको कोई क्वेश्चन डीएफएस का दिया जाए और आपका आंसर कुछ और आ रहा है और आपको मौका मिल जाए चीटिंग करने का, फॉर एग्जांपल आपका आंसर कुछ और आ रहा है और दोस्त का आंसर कुछ और आ रहा है, तो आप अपने आंसर को कट मत करना। ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है आपका दोस्त स्टार्टिंग पॉइंट किसी और एलिमेंट को लिया हुआ हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो हमने क्या किया था, जे के नेबर्स को फाइंड आउट करना है। जे के नेबर्स कौन कौन से हैं, ऊपर एग्जाम्पल से आ जाओ। जे के नेबर्स जो है डी और के हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर ध्यान दो आप, जब हमने इसको स्टैक में इंसर्ट किया तो पहले हमने डी इंसर्ट कर दिया और बाद में के इंसर्ट किया, लेकिन हो सकता है आपका दोस्त पहले के इंसर्ट कर दे, बाद में डी इंसर्ट कर दे, तो आपके अकॉर्डिंग सबसे पहले निकलेगा बाहर के, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले निकलेगा बाहर डी। आपका भी आंसर सही है, उसका आंसर भी सही है। यानी कि यहाँ पे हम किस नोड को किस ऑर्डर में प्रोसेस कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। यानी कि
अगर कोई बंदा मुझसे ये कहता, कोई बच्चा ये कहता है कि नहीं सर ये आंसर नहीं है बल्कि ये वाला आंसर है, तो वो भी सही हो सकता है, बशर्ते कि उसने सही डेटा स्ट्रक्चर और सही टेक्निक यूज किया हो। ठीक है, चलो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको इसका बीएफएस और डीएफएस निकालना है। ठीक है,